क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आई हैव रिटन ऑलरेडी ओवर हियर केपीआई डैशबोर्ड, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब देखिए इंडिकेटर किस चीज के हैं। ये है वो चीज जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपकी प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट के हवाले से और टाइम के हवाले से प्रिडिक्ट करेगी। ठीक है, कि आप कितना कॉस्ट के हवाले से प्रॉफिट लॉस में चल रहे हैं, और टाइम इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन योर प्रोजेक्ट विच विल हेल्प यू टू मेजर योर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, सिंपल मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट पे परफॉर्मेंस भी तो कैलकुलेट करनी है। हमारे रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर पैसे लग रहे हैं ना। देयर इज अ मेसन, देयर इज अ लेबर, देयर इज अ हेल्पर, देयर इज वेल्डर, देयर इज क्रेन, देयर इज मल्टीपल मशीनरी आइटम्स। तो कॉस्ट वहां से कैलकुलेट होगी। तो टाइम, कितना टाइम वो हमारे पास रहते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इन द लिंक ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, पहली चीज ये समझ आ गई। जब भी हम अपने बिजनेस की प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, देयर आर टू थिंग्स वी आर गोइंग टू मेजर। अब केपीआई डैशबोर्ड क्या है? ये एक सिंपल सा बोर्ड होता है, कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं होती। इस पे कुछ वैल्यूज होती हैं। शेड्यूल वेरिएंस हो जाएगा, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, विच यू विल स्टडी इन डिटेल्स इन आई गेस 12th लेक्चर। लेकिन एक जनरली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो एक प्रोसेस है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, जिसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे एंड हाउ टू अप्लाई इन प्राइमरी P6 अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। ओके, so this process will help you to make a dashboard which will measure all these things। फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू इतनी रेंज में आएगी तो उसका मतलब क्या है, हमें टाइम को किस तरह से कंट्रोल करना है। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग विल बी देयर। आपका अगर एसपीआई की वैल्यू है, मैं थोड़ी सी चीजें आइटम्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। आपकी शेड्यूल वेरिएंस, टाइम के लिहाज से आप कितना प्रोजेक्ट से पहले हो, क्योंकि आप क्या करोगे, बेसलाइन आपने बना दी। प्लानिंग फेज के अंदर आप बेसलाइन बना के इसको लॉक कर देते हो, जो प्लान आपने अवेलेबल कंडीशन के ऊपर, जो हम सीख रहे हैं ना ट्रेनिंग के दौरान, कि हमने स्कोप को कैसे डाउन लोड करना है प्राइमरी P6 में, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं। हम अभी तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ स्कोप मैनेजमेंट WBS बना के एक तरतीब से आगे चलते जाएंगे और एक बेस लाइन की शक्ल में एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। वो अप्रूव होगा, उसके अप्रूवल के बाद वी विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन, और फिर एक्चुअल बेसिस पे साइड प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये दोनों डॉक्यूमेंटों का आपस में कंपैरिजन होगा। दीज टू डॉक्यूमेंट्स विल बी कंपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। ये प्रोसेस उस कंपैरिजन को कैलकुलेट करेगा और हमें कुछ वैल्यूज देगा इनके हिसाब से, जिन वैल्यूज को हम स्पेसिफिकली कहेंगे शेड्यूल वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस, schedule performance index, cost performance index, and there will be some forecasting things to complete performance index. So all these things will be the part of earned value management, and yes, we will do that. And I will share this thing at the 12th lecture. And okay, दोबारा बोलिएगा। प्रीडेसेसर्स और सक्सेसर जो हम असाइन करते थे, यानी एक्टिविटीज को जो एक लिंक करते थे एक दूसरे के साथ। अब हम हमारा जो हमारी कंपनी जो है वो एक है MVP कंपनी। ठीक है सर, हमारी जो कंपनी में जो हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मैनेजेबल टास्क है, वो रिलेट करता है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन हमारा काम नहीं है। अब हमने आगे प्लानिंग स्केड्यूल करना है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो इनिशियल एक्टिविटी होगी, हमने अगर इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो स्लैब के अंदर उसकी कंड्यूटिंग करनी है। तो स्लैब के अंदर अंदर कंड्यूटिंग तब होगी जब वो स्लैब डलेगी। अब स्लैब की डेट हमारे पास नहीं है, तो इसको हम किस तरह से प्लान करेंगे वहां पे? Okay, that's very interesting. I got it. I got it. Okay, can I start? Sure, sir. Sure. Okay. The very important question about project planning. This is called strategy planning. What is called when there are more than two companies are working on same construction project, and first of all, you have to follow the strategy. Because why? Because there are multiple contractors. Their teamwork should be very mandatory. Why? Because there are hundred of examples in construction industry जहां पे भाई दो से ज्यादा कंपनीज आपस में काम कर रही थी, स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं थी। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है? आपका एग्जीक्यूशन जो बेसलाइन बनेगी, दैट वुड बी इशूड बाय क्लाइंट। क्लाइंट को पता होता है कि अभी सिविल का, जैसे इन्होंने बताया कि ये MEP की कंपनी है, दे हैव टू डील विद द सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी।
अब कंस्ट्रक्शन कंपनी के डिफरेंट तरह के स्कोप है, एग्जीक्यूशन के अंदर वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, सिविल का काम करेंगे, ठीक है। और एमईपी के लोगों ने जब सिविल का काम हो जाता है उसके बाद इन्होंने आके अपना एचवीएसी का काम करना है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, प्लम्बिंग का, पाइपिंग का, फैब्रिकेशन होती है, फायर फाइटिंग का काम होता है, काफी सारे काम होते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि भाई इनको कैसे पता चलेगा कि स्लैब कब खत्म होगी। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले स्ट्रेटजी प्लानिंग देखते हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा ये जो बेसलाइन शेड्यूल बना हुआ है जो आप सीख रहे हो, इसके अंदर एक प्रॉपर अवेलेबल कंडीशन के ऊपर प्लान के मुताबिक स्लैब कब कंप्लीट हो रही है। आपका सिविल का कोई भी काम है जिसके बाद आपकी एमईपी की एक्टिविटी होनी है। व्हाई? बिकॉज दैट एमईपी वर्क, लेट्स से दिस इज एमईपी एक्टिविटी, okay, and this is civil structure works, so you want to know when it will be ended so that I can make sure about my start of work, okay। अब होता यह है कि पूरा जो प्लान है ना उसके अंदर ये जो अवेलेबल कंडीशन पे हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक आप एक एस्टिमेटेड प्लान डेट निकाल देते हो, प्लान फिनिश डेट के जी हमारा स्लैब का काम 15 जनवरी को कंप्लीट होगा एज पर आवर प्लानिंग। ओके, यू गॉट इट? यहां तक आप मेरे साथ है ना? अब आगे क्या होगा कि आगे जी सर। आपने अपने एमईपी इस टाइम लाइन के दौरान, ये जो टाइम है ये आपके पास एमईपी की, अगर आपने प्रोक्योरमेंट करवानी है, एमईपी के मुतालिक आपने रिसोर्स प्लानिंग करनी है, अपनी टीम को अरेंज करना है, ये आपके पास फ्लोट की शक्ल में कुछ टाइम होता है, ठीक है। अब इस टाइम के बाद आपने अपने मेंटली तौर पे एज पर स्ट्रेटजी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने रेडी रहना है कि मैंने इस टाइम तक ये काम स्टार्ट कर लेना है। अब देखिए ये काम 2 हफ्ते का है, यू विल हैव एन आइडिया, यू विल हैव फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद योर क्लाइंट एंड सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदार जो होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है यार ये काम 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फायदा ये, अगर वो डिले करते हैं तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अगर ठेकेदार अपनी गलती से काम को लेट करता है और आपका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगा तो उसकी पेनल्टी ठेकेदार ने अपनी पॉकेट से बियर करनी है। और इस केस में एमईपी का काम अगर लेट होगा तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं आएगी, इवन दो यू विल चार्ज एक्स्ट्रा। आपकी मशीनरी रेडी थी, आपकी लेबर रेडी थी, यू कैन क्लेम एक्स्ट्रा कास्ट, भाई आई वाज रेडी। काम लेट होता है, दैट वुड बी लॉजिकल थिंग, समझ में आने वाली चीज है। सिविल का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो एमईपी का शुरू हो ही नहीं सकता। इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सिविल वर्क, सो दैट लॉजिक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड टू क्लेम फॉर टाइम एंड कॉस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये एक समझ आ रही है चीज इसकी। ये होता है कि ये ऐसा कोई जी सर। बटन जी नहीं है, ऐसा कोई बटन नहीं है जो आपको बता दे यार स्लैब इस दिन कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज गुड प्लानिंग, बैड प्लानिंग। प्लानिंग हो जाती है, गुड प्लानिंग है तो आपको 2 से 4 दिन का थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, यार पहले स्टार्ट होगी बाद में स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर आपकी बैड प्लानिंग है तो फिर महीने लग जाते हैं, बट इन द रिटर्न आपको के नुकसान किसका है? क्लाइंट और वो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, दे विल सेटल डाउन के आपके ऊपर ये चीज नहीं आती जी। अच्छा सर, ये मैं ये जस्ट ये कंफर्म करना चाह रहा था कि अगर वो डेट हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट में कोई ऐसी कंडीशन इस डिस्प्ले इस प्लानिंग के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट डेट होगी ये डिपेंड करेगी इस एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन वर्क पे। एग्जैक्टली, आई विल हेल्प यू वर्ड टू वर्ड पे अंडरस्टैंड। हम लिख सकते हैं। These are the constraints. There is a narrative report. जब आप ओके। बेसलाइन बना लेते हो तो एक narrative report साथ में लगाते हो, अगर इस तरह की conditions हैं। So as per the contract, when you are going to bid, contract के अंदर ये clauses दी होती हैं कि in case of this constraint will not be achieved within prescribed time as per mentioned। वो थोड़ी सी मुश्किल इस तरह से इंग्लिश होती है काम में, ये वो लटरम पटरम, तो वो खूबसूरत सी लाइनें कॉपी पेस्ट करके रेफरेंस दें और साथ में उनको हल्का सा कह दें भाईजान हमारा कसूर इसमें कोई नहीं है, वी आर रेडी। एंड उसको जैसे ही, ये एक और मजे की बात बता रहा हूँ, ये सब लोगों के लिए जनरली है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। आपने लेटर ईमेल लिखना होता है ऑफिशियली, तो उसके अंदर मेंशन करें विद इन 2 or 3 days, ठीक है। ये नहीं है कि आपका सिविल का काम 25 दिन लेट हो गया, आपने किसी को बताया नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस फेंक दे साइन करके कि भाईजान वी वर रेडी, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है। तो वो क्या होगा, कल को टेबल टॉक होगी ना तो वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा जी, ये भी कहा था हमने उस टाइम पे और हमने देखे आपको लेटर लिखा, आपको अवेयर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर। समझ आ रही है चीज?
अच्छा सर, मेरा एक ओके क्वेश्चन है। सर। जी फॉर जी एग्जांपल, पूछिए। अगर हमने एक, मैं तो कुछ क्लासेस खैर मिस भी कर गया, लेकिन अगर हमने एक बेस लाइन बना दिया, राइट। अभी फॉर ओके। एग्जांपल एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, दूसरी है बी। ए खत्म होगी 20 जून को, तो 21 को जो है ना बी स्टार्ट होगी। हम्म। लेकिन हमें पता चल जाता है कि ए के बाद दो एक्टिविटीज और भी हैं, और अगर हम वो ऐड करते हैं तो बी एक्टिविटी फॉर एग्जांपल 30 जून तक चली जाती है। तो क्या प्राइमवेरा इस तरह डिजाइंड है कि पूरा बेसलाइन ऑटोमेटिकली ये 10 दिन आगे चला जाएगा, या हमें मैनुअली सारी एक्टिविटीज को खुद आगे करना पड़ेगा? कैंडीज के बारे में बताएं। हाँ, एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि शायद प्राइमरी P6 हमारा सारा काम खुद कर देगा। हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करने के कॉन्सेप्ट्स का खुद पता करना है। अब उसकी लॉजिक्स प्राइमरी P6 प्रोवाइड कर देता है, जैसे सीपीएम है। ऑटोमेटिकली आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप कैसे देने हैं, सीपीएम वो खुद बना देगा। आप जैसे जैसे रिलेशनशिप चेंज करेंगे, आप सीपीएम देखेंगे एज पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड वो चेंज होता जाता है। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि क्या प्राइमरी P6 खुद ही बना देगा, तो मेरी पहले वाली बात ही इसका आंसर भी है, कि हमें उसके अंदर अपनी तरफ से एक अपनी रियल इंटेलिजेंस, आप इस तरह से समझे, प्राइमरी P6 आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो कि एल्गोरिदम बेस्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। और ये हमें वो सारी चीजें देगा। हमारे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना साथ साथ में, प्रीडिसेसर सक्सेसर, फिर ड्यूरेशन डालना है, तो ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो ऑटो। अब प्राइमरी को कैसे पता चलेगा कि लाहौर के अंदर एक बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं? हमें अपनी रियल इंटेलिजेंस को यूज करके प्राइमरी को बताना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। वो ये है कि अगर आपका एक्स्ट्रा दो एक्टिविटीज आ जाती हैं, आ भी सकती हैं, वो एडिशनल वर्क में आ जाएगा। उसको कहते हैं स्कोप क्रीप। एडिशनल वर्क आ जाता है, क्लाइंट कहता है अच्छा यार ये दो चार काम और भी हैं, ये हमने डिजाइन में नहीं दिए थे उस टाइम पे, जी पता जी, मैं भी नहीं। इसी इसी की तकरीबन बात कर तो रहा था, वो जी सर। एडिशनल वो होगा, वो होगी आपके, आप अप्रूवल लोगे उसका, क्लाइंट से अप्रूवल लेके फिर आप बेसलाइन में ऐड करोगे। आप फिर बेसलाइन को एज अ सेकंड बेसलाइन सेव करोगे, पहले वाली को नहीं छेड़ोगे। ऐसा कभी नहीं करना, नहीं नहीं पहले क्लाइंट कहेगा नहीं नहीं वो पहले वाली को रहने दो। अब उस वो प्राइमरी बेसलाइन होगी। ठीक है, ये सेकेंडरी बेसलाइन है। इसके बाद अगर कोई चेंज आती है वो टर्शरी है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा किसी को पता है ये हम क्यों इस तरह से अगर चेंज होती? इसका फायदा ये है कि कल को टेबल पे क्लाइंट बदीद हो जाए कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं था, तो आप उसको दिखा सकते हैं, अप्रूवल भी मौजूद है, लेकिन आपको एज इट इज बेसलाइन मौजूद होगी तो आप सीपीएम को एनालाइज कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए सीपीएम पढ़ना है अभी, वो परेशान ना हो। तो से ये जनरली मैं समझा रहा हूँ कि होता ना, मतलब कल को सीपीएम तो इसका डिफरेंट होगा, इसमें आपने और चीजें डाल दी, इसका डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। तो ये अब चल रहा है एग्जीक्यूशन में, ये फाइनल है। तो कल को क्लाइंट कहता है आपने लेट क्यों किया, तो आप कहोगे यार आपने देखो सेकेंडरी बेसलाइन की दफा आपने इतने काम कहे थे, जो शुरू में काम ये था, अब आप मुझे उल्टे कह रहे हो कि टाइम लगा दिया, तो आपका खुद स्कोप बढ़ रहा है। तो पैसों के बारे में भी इसी तरीके आप, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, वो दूसरा जो मैंने कॉपी की बात की, जी जी, अगर वो बताएं। इन्फ्लेशन या डिप्रिसिएशन होती है तो वो परसेंट, तो क्या प्राइमरी डिजाइन है इस तरह से कि जितना हमने पूरी पूरी बजटिंग की है उस सारे के ऊपर जो है ना हम उस पर्सन का इतलाक कर दें, या हमें जो है ना खुद से कैलकुलेट करके, मतलब मुझे आपके सवाल की फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आई अभी तक कि क्या करना है। प्रोग्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या लाइक हुआ? फॉर स्टार्ट डेट। एग्जांपल, सर, जी जी, जिस तरह सर हम बेसलाइन बनाते हैं टाइम वाइज, इसी तरह जब हम कॉस्ट की मतलब वो बनाते हैं, पूरा बजटिंग करते हैं, अब कुछ चीजें जो है ना वो एक महीने दो बाद जो है ना वो हो जाती हैं, जाता है। फॉर एग्जांपल स्टील का ज्यादा हो गया, कंक्रीट का ज्यादा हो गया, सराई मिट्टी के कुछ ये, तो वो किस तरह से हम मैनेज करेंगे? मतलब इस तरह से मोटा मोटा करके जो कैटेगरीज हमने बनाई है, उस पे परसेंट लगाएंगे कि नहीं हर एक्टिविटी का हम रेट ज्यादा नहीं नहीं, करेंगे? हर एक्टिविटी का करेंगे। देखिए ये तो आपकी ख्वाहिश पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आपका क्लाइंट, आपका कंसल्टेंट, आपका बॉस कहता है कि भाई मुझे बीओक्यू मोटा मोट, मतलब देखो, प्लानिंग इज ऑल अबाउट टू सेटिस्फाइंग योर क्लाइंट। आपका जो बॉस है उससे सबसे पहले तो देखो, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि भाई आपने अपने प्रोजेक्ट की बेसलाइन इस लेवल पे बनानी है। ठीक है, वो लेवल डिफाइन कर दिया जाता है। फिर ये भी बता दिया जाता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर वो जो आपका बॉस है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या कुछ देखना चाहता है, पूरे टेम्पलेट्स होते हैं।
तो उनको आपने बना के देना, फिर उसी के मुताबिक बेसलाइन बनानी है। अब उसके अंदर क्लियरली आपको समझ आ जाएगी कि मुझे यार डिलीवरेबल के अंदर एक्टिविटीज को किस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि उस पर लिखा होता है रिसोर्स लोडिंग करनी है, रिसोर्स लोडिंग नहीं करनी, इस लेवल पे बना दे, वो पूरा उसने डिजाइन किया होता है। तो उसी को मद्देनजर रख के आपने किसी भी कंपनी, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं पिछली कंपनी में तो ऐसे कर रहा था, यहाँ पे नहीं मैं करूंगा, ऐसा नहीं है भैया। आपका क्लाइंट चेंज है, आपका प्रोजेक्ट चेंज है, आपने उसको क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर यही कहा जाता है कि आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो वो ब्रेकडाउन जो एक्टिविटीज का वो उस लेवल तक होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ऑब्वियसली आप बिला वजह की एक ब्रेकडाउन करते रहेंगे छोटे छोटे लेवल पे घंटों, मतलब ऐसी एक्टिविटीज बनाएं मेरे ख्याल में जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिनके ड्यूरेशन को डेज में डिफाइन किया जा सकता हो। डेज का मतलब है 5 दिन की कोई एक्टिविटी है उसको एक एक्टिविटी के तौर पे लें, 5 दिन से ज्यादा हो। अब 6 घंटे की एक्टिविटी है, मतलब इवन इवन के एक दिन की एक्टिविटी को भी आप एक्टिविटी, अब 6 घंटे की या 2 घंटे की, हाँ शटडाउन के प्रोजेक्ट्स हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे आवरली बेसिस पे, क्योंकि वो होता है तकरीबन 10 दिन का प्रोजेक्ट और आवरली बेसिस पे 24 घंटे ऑयल एंड गैस के अंदर काम हो रहा होता है, शिफ्ट चेंज होनी है तो वो कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लानिंग उनकी भी बड़ी टाइट होती है, तो ये चीज है। अच्छा सर, एक ओके। सवाल है। सर एक सवाल है मेरा। जी जी पूछे। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि प्राइमरी बेस लाइन और सेकेंडरी बेस लाइन, तो सर अगर क्लाइंट हमसे कोई फरमाइश करता है कि सेकेंडरी बेस लाइन में कुछ काम ऐड करने हैं, तो वो काम ऐड होने की वजह से अगर प्राइमरी बेस लाइन में जो काम हमने किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सर उसको किस तरह से कवर किया जाएगा? नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं होता, एक्चुअली वो टाइम का ही होता है ना, टाइम ज्यादा लगेगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, आपको ज्यादा काम मिल गया तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा ही है ना, और पैसे ज्यादा सर लगेंगे। वो दोनों चीजें कंपनसेट की जाती हैं, वो क्लाइंट देगा आपको। प्राइमरी बेस लाइन में जो हमने काम डिफाइन किए हुए हैं, हम्म। उसमें अगर कोई काम अगर हमने कर लिया है और हाँ। उसको जिस तरह रीवर्क में जो चीज़ आ जाती है, तो कि एक बार उसको हमने जैसे कोई पाइपलाइन हमने लगा दी उसमें, और हम्म। फिर हमें वो पाइपलाइन हटाने को कहा जाता है, क्योंकि वो सेकेंडरी बेस लाइन वाला जो काम है वो उसकी कोलैप्स कर रहा है आपस में। हम्म। देखो अगर तो इसको पाइपलाइन हटाने को कहा जाता है तो क्लाइंट कह रहा है ना, आप अगर तो आपका कसूर है, क्लाइंट ठेकेदार ने उसकी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं किया और डिजाइन ही और आ गया, मतलब पाइपलाइन की स्टैंडर्ड और है, उसकी शेड्यूल और है, तो फिर तो क्लाइंट इसकी गलती है ठेकेदार की। लेकिन अगर ये क्लाइंट की मदद से उसने कहा कि नहीं मेरी मर्जी नहीं थी या मेरा डिजाइन चेंज हो, उसकी कसूर है, तो वो टाइम भी देगा पैसे भी देगा। अब प्राइमरी P6 के अंदर उस टाइम पे आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चीज क्लाइंट की मर्जी से रिमूव हो रही है फिर आप चेंज करेंगे, आपकी गलती की वजह से हो रही है तो फिर आप उसको डिले इवेंट के तौर पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और जी। हाँ मेरे वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है टर्न अराउंड, ये क्या है और इसका शटडाउन से कैसे रिलेट करती है? हाँ, टर्न अराउंड और शट डाउन जो है मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जो मशीनरी के साथ काम करते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट तरह की मशीनरी काम कर रही है, उनकी टर्मिनोलॉजी है। तो एक होती है आपकी मेंटेनेंस, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। मेंटेनेंस में क्या होता है कि आप देखें, आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, रिफाइनरी हो, जहां पे भी आपके कंप्रेसर लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, बॉयलर लगे हैं, चिल्लर लगे हैं, प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, मतलब टैंक्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, फूड इंडस्ट्री है आपकी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज हैं, जो इस तरह की इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको अपनी मशीन की लाइफ को समझ लें कि बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जो ऑलरेडी चीजें लगी हुई हैं वहां पे वाल्व्स हैं, वहां पे न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स हैं, ऑटोमेटिक हैं, हाइड्रोलिक हैं, तो इन चीजों की मेंटेनेंस आपको एक सर्टेन टाइम के बाद चाहिए होती है। अब क्या होता है कि आपका जो फैक्ट्री के अंदर या फिर आपका जो एक पावर प्लांट है, प्रोसेस प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट है, वहां पे जो मशीनरी लगी हुई है वहां पे एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है कि हर साल में 4 दफा मेंटेनेंस होगी। अब उसके अंदर क्या होता है कि उस प्लांट को बंद किया जाता है। बंद करने का मतलब क्या होता है, शट डाउन, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो इसको बंद करके उस प्लांट के कुछ हिस्से को या पूरे प्लांट को बंद करके आप जो उसकी मेंटेनेंस करते हो तो उसको कहते हैं शट डाउन मैनेजमेंट। उसमें आप प्लानिंग करते हो, उसी के मुताबिक एग्जीक्यूशन करवाते हो। जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन
मैनेजमेंट है, उसकी अगली फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। अब टर्न अराउंड क्या होता है कि आपने टर्न अराउंड के अंदर यही काम करने होते हैं, लेकिन बिगर स्केल के ऊपर, स्केल बढ़ जाता है आपका, ठीक है। उसके अंदर आप शट डाउन के अंदर मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ हिस्सा बंद करें, लेकिन टर्न अराउंड के अंदर आपने बिल्कुल जीरो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जाना होता है। ऑब्वियसली फैक्ट्रीज ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर ये टर्म यूज होती है, ये ज्यादातर होता है ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, जहां पे जीरो हाइड्रोकार्बन्स कर दिए जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ, ठीक है, तो ये उससे बड़ा एक स्केल लेवल पे मेंटेनेंस होती है।